और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके साथ इन्होंने अलग अलग विषयों पर जो देश के जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं और उसको लेकर के कि क्या विमर्श और क्या नीतिगत योजना और क्रियान्वयन होना चाहिए, उसको लेकर के उन्होंने एक अच्छा काम किया था। तो संतोष मेहरोत्रा जी का एक बड़ा अनुभव रहा है राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर काम करने का। वो जेएनयू में भी काफी समय तक पढ़ाते रहे हैं। उससे पहले वो यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे। उससे पहले वो भारत सरकार के उपक्रमों के अंदर अपना दृष्टिकोण देते थे आर्थिक नीतिगत मसलों पर। मैं संक्षिप्त में उनका विवरण दे देता हूं और मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि उनका प्रेजेंटेशन संभवतः है इंग्लिश में, मगर जो बातों को वो कहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग थोड़ा सा, विशेष रूप से वह साथी जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, उन साथियों से विशेष आग्रह है कि इस दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करें और ये भविष्य की पीढ़ी और हम सभी लोगों के जीवन में इसका एक कहीं ना कहीं इन अनुभवों का फायदा होगा। संतोष मेहरोत्रा जी एक मानव विकास अर्थशास्त्री हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर उनका एक लंबा कार्य रहा है और वो वर्तमान में इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, वहाँ के सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में विजिटिंग फैकल्टी हैं, वहाँ पर पढ़ाने के लिए जाते हैं समय समय पर। उन्होंने न्यू स्कूल न्यूयॉर्क में से एमए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है इकोनॉमिक्स में। उन्होंने लंबे समय तक अपने जो करियर रहा है, उनका जो काम रहा है, उसमें उन्होंने यूनिसेफ और यूएनडीपी जैसे संस्थानों में काम किया है और वो भारत सरकार में भी योजना आयोग और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी नीतियों के ऊपर एक बड़ा विमर्श स्थापित किया है और योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके निर्धारण में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। 2009 से 2014 तक राष्ट्रीय सम अर्थशास्त्र अनुसंधान जो नेशनल लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके वो महानिदेशक के पद पर थे और उनका शोध शिक्षा, रोजगार, गरीबी और कृषि परिवर्तन क्षेत्रों में रहा है और वो वर्तमान में भी इन विषयों से संबंधित कार्य कर रहे हैं। उनकी कई पुस्तकें भी हैं और उनके कई सारे लेख समय समय पर आते रहते हैं। हम काफी शुक्रगुजार हैं कि प्रोफेसर मेहरोत्रा का एक जो दृष्टिकोण है सतत आर्थिक विकास को लेकर के, होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के, उन्होंने इसके डिस्कोर्स को क्रिएट करने में, इस विमर्श को स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है पिछले 10-15 सालों में। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो संतोष मेहरोत्रा जी का जो संबोधन होगा और जो प्रेजेंटेशन होगा वह हम सभी के लिए काफी कुछ जानने और सीखने वाला होगा। मैं संतोष मेहरोत्रा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि उनका गर्मजोशी से स्वागत करें और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप समय समय पर इसी तरीके से बिहार की इस धरती को, हमारी सरजमी को आप अनुग्रहित करते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है। संतोष मेहरोत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप यहाँ उपस्थित हैं। जी, ये वाला ये इस्तेमाल कर दोनों इसमें, ठीक है, मैं ये बेहतर मेरे लिए। एक गुजारिश है आप कैमरामैन की, एक कैमरा आप उस पर लगा सकते हैं क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, डेटा दिखाना चाहूँगा। तो आप, क्योंकि आप ऑनलाइन काफ़ी लोगों को यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड करेंगे, तो इस वजह से उस पे एक कैमरा अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा और इससे मेरा भी फ़ायदा होगा क्योंकि मैं जी आप लोग से आपके समक्ष बैठ करके, और क्योंकि मैं बैठ करके इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं लैपटॉप को चलाना चाह रहा था, इस वजह से मैं बैठ के जी जी जी। तो पहली चीज़ तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 40 मिनट्स, नो मोर देन दैट, लेस देन दैट एक्चुअली। शाश्वत भाई और सुधाकर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पुनः वापस पटना बुलाया है। मुझे पटना और बिहारियों से बहुत प्रेम है, इस वजह से नहीं क्योंकि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी नहीं हूँ। ये 3
वक्ता इससे पहले थे वो सब बिहारी हैं, तो ये मुझसे कहीं अधिक जानते हैं बिहार के बारे में। मगर मैं आपके संग कुछ चर्चा करने आया हूँ एक संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में। मगर मैं इस बात से भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ, 2 बातों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ, कि मैं लखनवी हूँ। मैं पढ़ा अधिक, वैसे शाश्वत भाई ने आपको ये एहसास दिलाया कि मैं विदेश में पढ़ा और विदेश में पढ़ाता हूँ इत्यादि इत्यादि, विदेशी संस्थाओं में काम किया है। मगर असलियत में मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 19 साल से अपने देश में रह रहा हूं। UN इत्यादि की नौकरी त्याग करके मेरा परिवार वापस चला आया था, सिर्फ देश सेवा के उद्देश्य से। और मेरी 3 किताबें हिंदी में हैं। एक किताब नक्सलवाद पे है, एक किताब अभी निकली है, राज्यपाल ने निकाली है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से, अमेज़ॉन पे वो उपलब्ध है। उसकी टाइटल है हर हाथ को काम। तो यानी कि ये जो आप टाइटल देख रहे हैं इस प्रेजेंटेशन का, उसी से जुड़ा हुआ है, हर हाथ को काम। और तीसरी किताब मेरी जो अब आने वाली है वो राजकमल द्वारा छपने वाली है, इसी साल छप जाने वाली है। उसका शीर्षक है भारत में गरीबी। और क्योंकि भारत में सबसे अधिक गरीबी बिहार और यूपी में ही है, मेरे प्रदेश और आपके प्रदेश में है, इस वजह से मेरी पैनी नज़र इन दोनों प्रदेशों पर रहती है हमेशा। तो ये भूमिका के बाद मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। बहुत अच्छी बातें मेरे 3 युवा साथियों ने करी हैं, और मैं बात, जैसे बहुत सही बात कही हिमांशु ने, मैं बात उसको और आगे ले जाऊंगा। तो मोटी बात देखिए ये है कि दो भागों में मेरा प्रेजेंटेशन है। पहला भाग में मैं ग्रामीण विकास की बात करूंगा, जिसमें कृषि की बात करूंगा जाहिर है, और फिर दूसरे भाग में मैं गैर कृषि क्षेत्र के मुद्दों को उठाना आवश्यक है, जिनकी भूमिका बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से हिमांशु ने बांध दी है, क्योंकि जो नींव उन्होंने रखी है उसी के आगे मैं लेकर के जाऊंगा। तो मैं तेजी से आपको एक चीज़ इस बात की याद दिला देता हूं जो आपको पहले ही बताई जा चुकी है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए, मैं कुछ चीज़ों को आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, ये कर्सर आप देख रहे हैं, कर्सर को मैं चला रहा हूं, कर्सर देख पा रहे हैं आप? जी जी जी। तो मैं जब कर्सर को चलाऊंगा तो जरा सा मैं आपको बता दूंगा कि मैं कर्सर किस बात पे किस आंकड़े पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। तो देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हिमांशु ने ये कही कि विकास का अर्थ होता क्या है। विकास का अर्थ होता ही यही है कि कामगार और जो GDP है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो उत्पाद है पूरी अर्थव्यवस्था का, उन दोनों में भूमिका कृषि की कम होनी चाहिए। और मतलब क्रमशः जैसे जैसे समय बीतता है और विकास होता है, वैसे वैसे उद्योग और सेवाओं का योगदान बढ़ना चाहिए। कृषि का क्षेत्र है, उसमें 2023 में जो GDP का कंट्रीब्यूशन है वो तो 20% है, मगर जो शेयर ऑफ वर्कफोर्स है, ये ऊपर वाला शेयर ऑफ वर्कफोर्स है, यानी कि जो श्रम बल है बिहार का, वो लगभग देखिए, मनीष ने जो बात कही कि ग्रामीण इलाकों पे निर्भरता लगभग 90% है, तो ग्रामीण इलाकों में सिर्फ कृषि तो होती नहीं, जाहिर है गैर कृषि क्षेत्र में भी रोजगार होता है, काम होता है। और बल्कि ये आप पाते हैं, और ये आपको यहाँ भी बिहार में भी मिलता है, कि जो कृषि का योगदान है ग्रामीण इलाके की विकास में, वो कृषि का योगदान हमेशा ही कम होता है और कम होता जा रहा है। मगर यहाँ दिक्कत ये है कि अब मैं इस समय कृषि पे केंद्रित कर रहा हूँ। यहाँ दिक्कत ये है कि आप पा ये रहे हैं कि GDP का जो योगदान
कृषि का है वो तो 20% है, बिहार की बात कर रहा हूं, मगर लोग जो उसमें संलग्न हैं वो लगभग 50% हैं, 49-50% है। अर्थात क्या हुआ? अर्थात ये मतलब हुआ बहुत कम है, उत्पादकता कम है, इसी वजह से आय कम है, जिसके बारे में आप चर्चा कर चुके, सुन चुके। अब इसी की तुलना में आप जरा सा ये इंडस्ट्री देख लीजिए, सेकेंडरी या टर्शरी देख लीजिए, 23 के आंकड़े हैं। वो मतलब इंडस्ट्री में अगर 20% योगदान है तो 24% श्रम बल है, तो लगभग एक बराबर सा है। तो वो मतलब अधिक होना चाहिए, उस पर मैं अभी आऊंगा, मगर ये एक चिंता का विषय है। आगे चलते हैं इसकी बात। अच्छा, एक चीज आप ये भी देख लीजिए कि हुआ ये है कि कृषि पर निर्भरता, जैसे जैसे विकास होता है तो कृषि पर निर्भरता कम होनी चाहिए। अब आप ये आंकड़े देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार वर्कफोर्स अक्रॉस ब्रॉड एक्टिविटी ग्रुप्स। अब ये आप आंकड़ा देखिए, माफ करिएगा, इधर ये आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर का 2012 में 18% था, कम हो रहा था, मगर उसके पश्चात आप ये देखिए कि 2023 तक ये जाकर के 18.9 यानी कि 19 हो गया है, हैं? हाँ, ये वर्कर हैं, यानी कि आप पा ये रहे हैं कि जो पुनः पलायन हुआ था, आपको याद होगा कि भयंकर मात्रा में पुनः पलायन हुआ 20 के बाद कोविड में। तो जो प्रक्रिया जो चल रही थी कि लोग मतलब करोड़ों की संख्या में बिहार से बाहर जा रहे थे, वो करोड़ों की संख्या में पुनः वापस आए, भारी संख्या में आए, और कृषि पर निर्भरता भयंकर रूप से बढ़ी है पिछले 3-4 साल में। उसमें कुछ कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मुद्दा ये है कि अगर निर्भरता बढ़ेगी तो वो प्रक्रिया तो उल्टी हो रही है, जो होनी चाहिए, विकास का उल्टी प्रक्रिया हो रही है। तो आप इसको पलटना चाहते हैं, बहुत जरूरी ये है। तो इस पे हम अभी चर्चा पे आएंगे, मगर हिमांशु ने बहुत सही बात कही कि हमको करना क्या है, और उसकी शुरुआत आपको आप बहुत से लोग इसमें से राजद के कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में सोच करके ये बात कह रहा हूं। आप अगर आने वाले चुनाव में 4 मुद्दों को लेकर के और 4 चुनावी उद्देश्यों को लेकर के कृषि के मामले में चलें आगे, तो मैं आपको डंके की चोट पे आज कह रहा हूं, बड़े अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं, सरकारों के संग काम कर चुका हूं, दुनिया की सरकारों की मदद कर चुका हूं, इस डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपका किसान आपके संग जुड़ जाएगा, अगर किसी और के संग है वो उनको छोड़ेगा। क्यों? आप आज की तारीख में अनाउंस कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए एमएसपी की एज ए लीगल गारंटी, क्योंकि प्रोक्योरमेंट धान का नहीं होता, गेहूं का नहीं होता, मकई का नहीं होता, और 2 कैश क्रॉप्स हैं, मकई और शुगर केन, और 2 वो पदार्थ हैं, दो क्रॉप्स वो हैं जो किसान खाता भी है, परिवार के लिए बनता है, तो फिर थोड़ा कुछ अगर बचता है तो बेचता है। मगर उसकी देखिए समस्याओं की बातें आप सुन चुके हैं, इसलिए आपको ये बात कहनी है, राजद को इस बात पे डंके की चोट पे अड़ जाना है कि हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, हम देंगे, आप समझ रहे हैं, हम देंगे, और हम प्रोक्योरमेंट का भी इंतजाम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप शुगर केन की अभी बात हुई, मकई की बात हुई, डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक है धान और गेहूं से, क्योंकि उसमें आमदनी ज्यादा है, उसको किसान बेच सकता है। अब आप 4 पदार्थों के एमएसपी तो अनाउंस घोषणा करिए ही करिए, धान के लिए करिए, गेहूं के लिए करिए, शुगर केन के लिए करिए, और मकई के लिए करिए, क्योंकि उससे फर्क क्या पड़ेगा आज की तारीख में हो ये रहा है, क्योंकि आप एमएसपी करते नहीं हैं, सरकार है नहीं, एमएसपी है नहीं। मैं अभी एपीएमसी पे आऊंगा, सरकार अनाउंस करती नहीं है। तो होता यह है कि
आपके राज्य में जो दाम है, बाजार में दाम है, सरकार तो खरीद नहीं रही, तो ओपन मार्केट में बिक रहा है। तो बाजार में जो मार्केट दाम मिल रहा है वो इतना कम है आपके पड़ोसी राज्यों के बनिस्पत कि वो स्मगल हो रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, वहां लोग पैसा बना रहे हैं। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के आपके यहां खरीद रही हैं, क्योंकि वो छोटा किसान, उसके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, वो डिस्ट्रेस सेल करता है, वहीं पर वो लेकर के आया और उसने बेचा और वो कम दाम पे बेचा। वैसे ही दाम यहां पर कम है और डिस्ट्रेस सेल में और दाम कम हुआ। इस वजह से एमएसपी की लीगल गारंटी की आवश्यकता। आप समझ रहे हो? ये सरकार जो नहीं देने को तैयार है, ये बड़ा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारिएगा। आप समझ रहे हैं? तो दूसरी बात, शुगर केन की मैंने अभी चर्चा करी नहीं, शुगर केन की बात कर देता हूं और थोड़ा सा मकई की भी बात करते हैं। बात यह है, शुगर केन मतलब गन्ना मेरे प्रदेश में भी होता है, बहुत होता है। क्यों होता है भाई? नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में तो कतई नहीं होना चाहिए और पंजाब में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। आपके यहाँ पानी की उल्टा बहुतायत है। बहुतायत होने के बावजूद आपके यहाँ गन्ना का पैदाइश नहीं है। काहे नहीं भाई? काहे नहीं मदद की जा रही है? और मिलें आपकी जो थी वो कम होती चली जा रही हैं। अभी सुधाकर भाई कह रहे थे 12 हैं, अब विकास भाई बोल रहे हैं सिर्फ 9 है। मोटी बात यह है, मिलें कम हो रही हैं, मिलें कम हो रही हैं, गन्ना आप उगा नहीं रहे हो और कितनी आमदनी संभव है। और मतलब आप ये सोचिए क्लाइमेट चेंज के पॉइंट के दृष्टिकोण से कि आपके यहाँ तो पानी है और पानी का खपत बहुत होती है, तो पहली चीज। और अगर आप यहाँ उगाना शुरू करोगे तो पंजाब में कमी होगी और यूपी में भी उम्मीद है कि कमी होगी। दूसरी बात पे आते हैं, क्यों मकई का क्या योगदान है? मकई इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो कारणों से। एक तो यह है कि आपका किसान अगर वो उसका उत्पादन करता है तो संभव है कि अगर उसका प्रोक्योरमेंट होगा तो वो इथेनॉल प्रोडक्शन में जाएगा। इथेनॉल आप लोग समझते होंगे पेट्रोल के एवज में, क्योंकि हम तेल का आयात करते हैं, तो उसके एवज में इथेनॉल प्रोडक्शन हो सकता है। पहली चीज वो शुगर केन से। और दूसरी चीज मकई का यह है कि वो क्योंकि फीड स्टॉक की तरीके से देश भर में इस्तेमाल होता है। फीड स्टॉक किसके लिए? मुर्गी के लिए और जानवर के लिए, और आप उसका निर्यात कर सकते हो। चीन में तो उसका उत्पादन इस भयानक रूप से होता है और अमेरिका जो मकई है वो बेच रहा है चीन को। क्यों? क्योंकि चीन में सुअर बहुत खाया जाता है, पोर्क का बहुत खपत है। तो क्या खाता है उसको? क्या खिलाया जाता है? मकई खिलाई जाती थी। आप काहे नहीं बेच सकते हो वहां अगर आप अपना उत्पादन बढ़ाओगे? तो इसका अर्थ ये है। अब मैं तीसरी बात पे आ जाता हूं, तीसरा उद्देश्य और तीसरा नारा आपके लिए अगले इलेक्शन के लिए। ये सब आप तभी कर सकते हो अगर आप एपीएमसी को स्थापित करोगे। एपीएमसी सब समझते हैं, सरकारी मंडी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ये सरकार 20 साल पहले नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने थे वो खत्म कर दिया उन्होंने। क्यों खत्म कर दिया? उसकी पॉलिटिक्स है, वो आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में यदि आपने एपीएमसी को दोबारा स्थापित किया और वही गलती करी कि एपीएमसी को एक खास जाति के वर्चस्व में छोड़ दिया, तो मुसीबत हुई जाइए, मान के चलो। तो फिर मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार लोगे। तो स्थापित करोगे, उसके ऊपर से पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार लोगे। तो ये ध्यान रहे कि एपीएमसी आप जरूर स्थापित करें और उससे फायदा ये होगा कि जो आज की पीएसी है, पैक प्राइमरी जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, वो उसका वर्चस्व बढ़ता चला गया है। मतलब आपने एपीएमसी की तो वाट लगा दी और उसकी जगह पैक को खड़ा कर दिया। अब पैक वो आपके उत्पादन को खरीद रहा है बिचौलियों के थ्रू। अब बिचौलियों के थ्रू किसका फायदा हो रहा है?
बिचौलियों का फायदा हो रहा है, शायद प्रधान का फायदा हो रहा है, पीएस पैक का, और वो फर्टिलाइजर भी बेच रहा है। क्यों भाई? ये तो उसका काम नहीं है, उसका काम कुछ और था। वो और क्रेडिट उसको क्रेडिट यानी कि ऋण देना उसका काम था, वो ऋण देता नहीं है। तो मतलब वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। और क्यों ये सब संभव हो पा रहा है? क्योंकि आपने एपीएमसी को खत्म कर दिया। और 20 साल में, जब आपकी सरकार 2-2.5 साल थी, मैं राजद की बात कर रहा हूं, तब आपने उसको पुनर्स्थापित नहीं किया। क्योंकि यदि एपीएमसी की जो फीस होगी मार्केट में, मंडी की जो फीस होगी, अगर वो उसको आप 1% पे भी स्थापित करते हो तो उसका इस्तेमाल हो सकता है लोकल वेयरहाउस को बनाने में। लोकल वेयरहाउस अगर बना हुआ हो तो वो जो डिस्ट्रेस सेल की बात है वो डिस्ट्रेस सेल नहीं होगा। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इस वजह से तो ये तीसरा मुद्दा हो गया। और चौथे मुद्दे की अब मैं वापस आऊंगा, अभी डाइवर्सिफिकेशन की बात होगी। समय के अभाव की वजह से मैं थोड़ा सा और तेजी से बढ़ूंगा। देखिए, एक चर्चा हुई अभी, पिछले एक वक्ता ने ये कहा गया कि जो किसान सब्जी बोता है, अब उसको वाजिब दाम जब नहीं मिलता है, वो मंडी में आकर के उड़ेल देता है क्योंकि उसको दाम नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये है कि वो सब्जी वहीं पर बिक पाएगी मार्केट में जहां आप शहर के पास होगे। अगर आप शहर से बहुत दूर होगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होगा उसमें जो कॉस्ट बढ़ेगी, और जो कन्वीनियंस वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम लोग अर्थशास्त्री कहते हैं, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट बढ़ जाती है। सब्जी इतनी महंगी चीज तो होती नहीं कि आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सको, और बहुत ही, अब टमाटर कितनी जल्दी दब जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है, सड़ने लगता है ना। तो आवश्यक यह है कि सरकारी नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि अगर आप हॉर्टिकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन करवाना चाहते हो तो आप शहरों के करीब उसको डाइवर्सिफाई करवाओ, न कि बहुत दूर, शहर से दूर। अब इस शहरीकरण के मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये जो आज की तारीख में शहरीकरण है 10% है, हिमांशु ठीक कह रहे थे, और ये आज भी बहुत कम है। मगर आपके प्रदेश में भी सेंसस टाउन्स उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि उनको शहर माना नहीं जा रहा है, सरकार मान नहीं रही है, मगर सेंसस टाउन नाम की चीज उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक बड़ा एडहॉक किस्म का शहरीकरण नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में आगे आपको सोच करके, अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कराना है वो आप तब करवाइए, सरकार में आ जाने के बाद तब करवाइए जब वो शहर के पास हो, सेंसस टाउन के पास हो। मैं आगे बढ़ता हूं। आखिरी और चौथा आपका उद्देश्य ये होना चाहिए मेरी समझ में, कि आपको नारा देना है ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए जल जंगल जमीन पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा तो मतलब हमारा विकास जो आगे होगा, ग्रामीण इलाकों का विकास, वो जल जंगल जमीन के नारे के आधार पे होना चाहिए। देखिए, सबको मालूम है कि आपका प्रदेश बहुत अधिक पानी वाला प्रदेश है। गंगा और जमुना बहती हैं। गंगा और जमुना के उत्तर में आपका कोसी है। कोसी हर साल उसमें बाढ़ आ जाती है। गंगा और जमुना के दक्षिण में आपको सोन और कोयल है, वहाँ भी दिक्कतें हैं। तो अब आपको बहुत तो काम करना नहीं है। अभी मैं सुधाकर जी के घर में था, उन्होंने बताया 1994 में सेकेंड इरिगेशन कमीशन रिपोर्ट 8 वॉल्यूम्स में बनी रखी है, यानी कि सारे इलाज आपने तैयार कर रखे हैं, इरिगेशन सिस्टम को किस तरीके से डेवलप करना है। मगर उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है भाई?
अरे 20 साल से जो सरकार है उसने काहे नहीं काम किया है? क्या आप लोगों ने स्वयं सोचा है कि क्यों नहीं काम किया है और आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो? तो ये जल जंगल जमीन की जो बात है, अगर आप उस कैनाल सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट कर लें, रेनोवेट कर लें, रिफर्बिश कर लें, अगर वो सब हो जाए तो आप पाएंगे कि पानी की जो बाढ़ आ जाती है, और ऐसा भी कभी कभी होता है जब पानी कम होता है तो सूखा भी पड़ जाता है, तो ये सब स्थिति का निवारण हो सकता है। इस वजह से सोच जो है जल जंगल जमीन की वाली होनी चाहिए। आगे चलता हूं मैं तेजी से। मैंने पहले 20 मिनट कृषि विकास पे लगाए हैं, अब मैं थोड़ा सा तेजी से गैर कृषि वाले मुद्दों पे आ जाता हूं। देखिए, इस बाएं वाले ग्राफ पे जरा सा ध्यान दीजिए। ये 1960 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दर्शा रहा है। सबसे बाएं वाला आप वहां देखेंगे कि 1960 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का 70% थी। ठीक है, अब देखिए धीमे धीमे करके हर 10 साल बाद, मेरा कर्सर देखिए कहां जा रहा है, 64 हुई, 59 हुई, 39 हुई। 39 कब होती? 1980 में। यानी कि 20 साल में वो कम हो करके आप समझिए कि 30 परसेंटेज पॉइंट्स कम आ गई। देख रहे हैं आप, 70 से करीब 40% पे आ गई 93-94 में, सॉरी। अब आप देखिए उसके बाद क्या होता है। 2005 में 33% पे आ गई थी, जब ये आज की नीतीश कुमार की सरकार स्थापित हुई थी। याद है आपको? तब 33 भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में। साफ है जो बात कह रहा हूं मैं? साफ है ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? सवाल यह है कि 20 साल में जब से यह सरकार है, तब से ढेला अंतर नहीं आया है। आप ये उम्मीद करेंगे कि भाई प्रति व्यक्ति आय बिहार की राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय के करीब जाएगी। अगर विकास दर बड़ी तेज हो रही है, बड़ी डंके की चोट पे आपको बताया जा रहा है कि हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी और बिहार तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बिहार इत्यादि इत्यादि, तो भाई ये प्रति व्यक्ति आय 33% से 40 और 50 और 60 और 70 वापस क्यों नहीं गई? आपको सवाल नहीं करना चाहिए क्या? 20 साल हो गए भाई। बड़ी मोटी बात कर रहा हूं, आगे चला जाए। और इसके ऊपर यह भी देखिए कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय में जो रीजनल डिफरेंस है, रीजनल डिफरेंस ये आपको दिख रहा है कि सबसे कम आय आपको दाहिने वाले ग्राफ में देखिए, लाल वाले जो ये भाग जो मेरा कर्सर जा रहा है, वो सारे वहां कम है और काफी कम है, जबकि यहां पर पानी की बहुतायत है। तो यानी कि अगर कृषि अच्छी चल रही होती उत्तर वाले भाग में, तो बहुतायत है, तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम क्यों है भाई? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आगे चलता हूं मैं। और ये आय जो है भी, एक तो मतलब आय कम है बिहार में, दूसरे रीजनल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आप उत्तर और दक्षिण में फर्क देख लिया। उसके ऊपर से अनइक्वल इनकम्स अक्रॉस कास्ट ग्रुप्स है। तो इसमें यह भी दिख रहा है आपको, आप ये देखेंगे ये कि ब्राह्मण की आय, ये मैं कास्ट सर्वे का इनकम डेटा बता रहा हूं आपको, ब्राह्मण की आय बहुत कम है तो 22,000 रुपये महीना है। और अगर मल्लाह की देख लीजिए तो 10,000 से ऊपर नहीं है, दोम की तो 10,000 से और उससे भी कम है। आगे चलते हैं, ये कास्ट सर्वे आप ही के कास्ट सर्वे का डेटा है। मैं आगे चलता हूं। देखिए इन सब बातों का अब अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और विषमताएं बहुत अधिक हैं। हर किस्म की विषमताएं हैं, महिलाओं और
पुरुषों के बीच में विषमताएं हैं और जाहिर है जातियों के बीच में जबरदस्त विषमताएं हैं। बिल्कुल 10 मिनट्स में। और अब इसका अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति आय उसका असर, जो अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय कम है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ग्रोथ रेट कम है, आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो सकती है भारत के। दूसरी, आपकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कहीं ज्यादा है। आपको ये जान करके दुख होना चाहिए कि सिर्फ 2-3 राज्य भारत देश के ऐसे हैं, सिर्फ 3 राज्य जिनमें टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि एक महिला के 2 से अधिक बच्चे जहां होते हैं। क्योंकि अगर 2.1 अगर महिला का बच्चा होता है तो माँ बाप वो अपने को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है कि नहीं। 2 अगर बच्चे होते हैं किसी परिवार में तो माँ बाप अपने को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी नहीं, साफ। मगर 3 ही राज्य हैं हमारे देश में केवल अब 2021 के बाद जहां ये टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से अधिक है। कौन से हैं? आपका राज्य अव्वल नंबर पे है। 3 बच्चे हर परिवार में पैदा हो रहे हैं आज भी। यूपी में 2.5 बच्चे होते हैं और झारखंड में 2.4। ये ही सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या दर तेजी से अभी भी बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय कम है। तो इसका अर्थ ये है कि आपको इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बहुत और कारण भी हैं, ये ना समझिए कि और कारण नहीं है, हाँ, कि प्रति व्यक्ति आय कम है। मगर बहुत, क्योंकि मैं विषमताओं के बारे में बात कर चुका और उसके बारे में और गहराई में जा नहीं सकता। तो ये समझना आपको जरूरी है कि अगर जो हिमांशु ने बहुत पते की बात आखिर में कही कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे आपकी सरकारें तवज्जो नहीं दे रही हैं, और उस पे मैं एकदम चला आता हूं, क्योंकि ये आप उम्मीद न करें कि भारत विकसित देश हो जाएगा 20 साल में, 22 साल में। अगर स्थिति ये रहेगी कि ये आंकड़ा देखिए जरा सा, लीगल मैरिज एज क्या है हमारे देश की? लीगल मैरिज एज, महिलाओं की मैरिज एज है 18, मगर बिहार में आंकड़ा ये बता रहा है कि 41%। ये देखिए 41% बच्चियां 18 साल की उम्र से पहले उनकी शादी हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? हैं? और ये इसमें भारत से तुलना कर लीजिए। ये देखिए भारत में 23% ही है केवल। कहां 23 भारत का आंकड़ा है, और लगभग दुगना आंकड़ा 41% लगभग बिहार का है। 18 साल की उम्र से कम में शादी हो जाना। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चियों के बच्चे भी ज़्यादा जल्दी पैदा होते हैं। शादी जल्दी हो जाएगी तो बच्चे जल्दी पैदा होंगे तो अधिक मात्रा में होंगे। अब उसका अर्थ क्या होता है? उसका भी अर्थ समझ लीजिए। उसका अर्थ ये होता है कि बच्चियां जब छोटी उम्र में बच्चा पैदा करती हैं तो उनका शरीर परिपक्व नहीं हुआ होता है, और ये समस्या ग्रामीण इलाकों में और बड़ी है। आप ये देखिए कि भारत देश में 19% महिलाएं ऐसी हैं जो कमजोर या शिथिल हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स BMI 18 से कम है। बॉडी मास इंडेक्स अच्छा माना तब जाता है अगर 18 से ऊपर हो। हम सब इस कमरे में जो बैठे हुए हैं, हम सब का बॉडी मास इंडेक्स 22 और 25, 27, 28 के बीच में होगा। आप समझ रहे हैं? अगर हमारे देश की महिला जो हमारे बच्चों का जन्म देती है, उनकी परवरिश करती है, अगर उनमें देश में 18%, आप देख रहे हैं 19%, और वही प्रतिशत आपके प्रदेश में 26% है, यानी कि 1/4 बच्चियां, महिलाएं, उनकी BMI कम है, तो बच्चा कमजोर होगा, जिसकी वजह से वो बच्चा स्टंटेड होगा। और आपका प्रदेश अव्वल नंबर पे है
स्टंटिंग के मामले में और कुपोषण के मामले में। एक ही आंकड़ा बताऊंगा, भारत अफ्रीका से भी बदतर हालत में है स्टंटिंग के मामले में। ये आंकड़ा देखिए जहां मेरा कर्सर जा रहा है, 35-36% पर बच्चे हमारे देश के 5 साल से कम उम्र के वो स्टंटेड हैं, यानी कि वो अपना पूरा ग्रोथ उनका नहीं हो रहा है अपनी उम्र के तुलना में। अब आप देखिए कि बिहार की क्या हालत है, 42.9%। ये देखिए जहां मेरा कर्सर जा रहा है, 43% समझ लीजिए, यानी कि 5 में से 2 बच्चे, उससे ज्यादा बच्चे स्टंटेड हैं आपके प्रदेश में। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में हिमांशु बात कर रहा था, जिसके लिए अव्वल दर्जे की शिक्षा की आवश्यकता है, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उसके लिए वो बच्चा तैयार भी है कि नहीं, हमारे प्रदेश की जनता। और एक आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बड़ी तेजी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बाईं तरफ देखिए भारत देश के स्कूल अटेंडेंस, जो लाल में प्रदेश हैं, इधर देखिए यूपी, मध्य प्रदेश और